T20 सीरीज की अगर बात करें तो नेपाल का जो सफर है आज इसी मैच के साथ कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ। जी हाँ, आज का मैच उन्हें हर हाल में जीतना था अगर वो इस रेस में बने रहना चाहते थे। सेमीफाइनल खेले लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज का मैच वो हार गए और महज 1 रन से वो इस मैच को हार गए और इसी के साथ उनकी माफ कीजिएगा 1 रन से यार मेरे ख्याल से जी नहीं 2 रन 2 रन से चलिए 1 या 2 रन से 2 रन से, बिल्कुल। एक बॉल पे 3 रन चाहिए थे। जी हाँ, और वो सिंगल ही ले पाए, डबल के लिए वो आ ही रहे थे। तो यार 1 रन बचा मेरे ख्याल से। जी नहीं 3 रन चाहिए थे, एक बॉल में 3 रन चाहिए थे। सिंगल ले लिया। हाँ, ओ हाँ, 1 रन बचा ना। चलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे भी हो गया। चलिए तो 1 रन चाहिए था कहीं ना कहीं, तो 1 रन से मैच को गवा बैठे। चलिए अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए आप 145 चेज नहीं कर पा रहे, आप 107 चेज नहीं कर पा रहे, आप 117 चेज नहीं कर पा रहे, आखिर ये कब तक चलेगा? ये थोड़ी सोचने वाली बात है। अब आप ये वो गलती वहां हुई, वो गलती वहां हुई, वो तो आगे एनालिसिस में हम बात करेंगे, आप भी बात करेंगे, लेकिन ये कितनी बार रिपीट होगा? अब देखिए 107 और 117 वाला जब चेज नहीं हो पाया तब रोहित पटेल ने और पूरी टीम ने कहीं ना कहीं ये चीज कही कि इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे और समझेंगे। अब आप देखिए एक और मौका टीम को मिला, वो भी उससे कम प्रेशराइज वाला मैच और उससे कम कमजोर टीम। कहा साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश को इतना बड़ा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी उस दिन उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी। लेकिन और कहा ये टॉप एंड का सीरीज जहां पर आप पाकिस्तान साइंस के खिलाफ खेल रहे हैं, प्रेशर बहुत कम होता है, लेकिन वही गलती आपने फिर से वापस यहाँ पर दोहरा दी जो आपने उस दिन किया था। तो यानी अगर क्या हम ये समझे तो गलत नहीं होगा कि आप उस से कुछ भी लर्न नहीं किया आपने और आपने वापस से वही रिपीट कर दिया जो हमें अभी आपको सब वही कहते हुए मिलेंगे कि ये 117 वाला की तरह ही हो गया, 107 वाले की तरह हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन ये क्यों हुआ, ये बार बार क्यों हो रहा है? जो आपने कहा था कि हम लर्न करेंगे उससे फिर टीम लर्न क्यों नहीं कर रही है? ये थोड़ी सोचने वाली बात जरूर हो जाती है। चलिए आज के मैच में अब आते हैं, फेस बाय फेस की बात ना करके सीधे स्पॉट ऑन आते हैं। इस मैच में टॉस पाकिस्तान शाइन्स ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और अगर हम बात करें उनकी शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही और बल्लेबाजी बल्कि उनकी इतनी अच्छी नहीं रही। सूरत हाल है बैटिंग का फटाफट आप टॉप स्कोर बता दीजिए। पाकिस्तान की बॉलिंग में बात करने के लिए बहुत कुछ है, जहां तारीफ है वहां करनी चाहिए और पाकिस्तान ए ने कुछ अच्छी बॉलिंग कराई है। बल्लेबाजी में सिर्फ आप नंबर्स बताइए। स्कोर तो देखिए बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन नीचे के जब दो बल्लेबाज एक तो खैर टेलेंडर है और एक जब बल्लेबाज हैं, हम बात कर रहे हैं इमरान खान नियाजी और मोहम्मद वसीम जूनियर ने, जो इन दोनों ने खासकर जो बल्लेबाजी की है बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया, 100 पार करवाया बिल्कुल पाकिस्तान शाइन्स को। वरना टीम तो बहुत मुश्किलों में थी, 70 रन के करीब 7 विकेट गिर गए थे, 70 के साथ बिल्कुल बहुत बुरे हालात थे पाकिस्तान शाइन्स के। लेकिन उसके बाद इमरान नियाजी ने 42 किए, 26 बॉलों में बहुत तेज भी खेले और फिर मोहम्मद वसीम ने 22 गेंदों में 23 रन किए, साथ दिया अच्छा, बहुत अच्छा, और टीम को 144 तक पहुंचाने में कामयाब रहे 9 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजों ने। बिल्कुल। उसके बाद सीधा चलते हैं बॉलिंग पे। अगर हम बात करें नेपाल टीम की तो बॉलिंग का कुछ इस तरह से है। बॉलर्स ने डेफिनेटली बहुत अच्छा आउटिंग उनके लिए आज रहा। और अगर देखेंगे नंदन यादव ने 4 ओवर 32 रन 2 विकेट, दीपेंद्र सिंह एरी ने बहुत अच्छी बॉलिंग यहाँ पर कराई है, 2 विकेट उन्होंने निकाले हैं। पिछले मैच में दीपेंद्र सिंह ने अच्छी बॉलिंग कराई थी, लेकिन विकेट शायद उतने नहीं मिले थे, शायद नहीं मिला था, लेकिन 2 विकेट उन्होंने यहाँ खेला। पिछले मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई थी। सोमपाल ने 3 विकेट निकाले, संदीप को कोई विकेट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला, कुशल ने 1 ओवर डाला, कुशल भुरतेल ने 1 विकेट यहाँ पर निकाला, कुशल भुरतेल ने इंपॉर्टेंट विकेट वो भी निकाला था कहीं ना कहीं। तो बॉलिंग ये फिर भी ठीक ठाक रही थी। डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं एक आध रन इधर उधर थोड़ा बहुत 70 पे 7 के बाद जो वापसी ये जरूर वो फेस जरूर मानना पड़ेगा आपको। लास्ट के 5 ओवर में थोड़ा और बेहतर टाइट बॉलिंग यहाँ पर हो सकती थी, लेकिन फिर भी 145 पर रोकने में कामयाब रहे। 45 पर टारगेट था, रोकने में वो कामयाब रहे। एक गेटेबल टोटल था, अच्छा खासा टोटल था। ऐसा नहीं था कि अरे ये तो बहुत ज्यादा प्रेशराइज वाला मैच हो गया, आपको 7 रन पर ओवर लगभग चाहिए थे चेज जब शुरू होने वाला था। बल्लेबाजी की तरफ यहाँ आगे बढ़ते हैं नेपाल के, और यही पर सबसे बड़ी दिक्कत अभी तक इस टूर्नामेंट में रही है। जब भी बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी आई है कि अब आपको मैच जिताने की तरफ लेकर जाना है, तभी बल्लेबाजों ने यहाँ डिसअपॉइंट किया है। आप शुरू के 3 मैच देखिए, तीनों में बल्लेबाजों को चेस करना था, वो नहीं कर पाए। फिर आज उन्हें चेस करना था, इतने मॉडेस्ट टोटल उन्हें चेस करना था, वो ये भी नहीं कर पाए एट द एंड, और 1 रन से मैच को गवा बैठे। बल्लेबाजी की यहाँ बात करें, कुशल भुरतेल बहुत ही खराब शॉट खेलकर अपना विकेट उन्होंने गवा दिया। एक अच्छा स्ट्रेट का चौका मारने के बाद वो एक अड़ियल और जिद्दी शॉट खेलकर उन्होंने अपना विकेट कहीं ना कहीं गवा दिया। उसके बाद आसिफ और रोहित ने यहाँ थोड़ी सी पार्टनरशिप करने की कोशिश की। अगर आप देखेंगे 30 गेंदों में 27 रन, 44 गेंदों में 52 रन, हालांकि बहुत स्लो इनिंग यहाँ पर रही थी। आसिफ की खास करके मैं कहूंगा, आसिफ जो है लेके जा रहे थे, वह एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, उन्होंने किया, साथ लेके जा सिंगल्स खूब लिए। ये तारीफ करनी होगी कि नेपाल ने तो आज जबरदस्त दौड़ा है, जबरदस्त दौड़ा है। जो रनिंग बिटवीन द विकेट कमाल की रही है, पाकिस्तान के फील्डर को खूब तंग कर दिया उन्होंने। आसिफ रोहित ने भी
दी, फिर दीपेंद्र राय उन्होंने भी काफी तंग किया, खूब जमकर रन दौड़े हैं, इसकी क्रेडिट यहाँ पे नेपाल की फील्ड बल्लेबाजों को देना पड़ेगा। लेकिन अब एक वक्त पर आकर आपको अब स्ट्राइक को अपने बढ़ाना था, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ रहा था। आसिफ उस वक्त पर धोखा देकर चले गए, लेकिन रोहित ने ये चीज नहीं की। रोहित का जो स्ट्राइक रेट था वो इससे भी लो था अगर आप देखेंगे, लेकिन उन्होंने फिर एकदम से मोमेंटम शिफ्ट करने की कोशिश की। उन्होंने एक 6 मारा था लेग साइड पर, उसके बाद ही मोमेंटम जो है नेपाल की तरफ शिफ्ट होना शुरू, कुछ चौके वौके फिर धड़ाधड़ रोहित पटेल ने भी तेजी दिखाई और एक वक्त पर वो भी जाकर कहीं ना कहीं आउट हो गए। फिर गुलशन झा महज 3 रन बनाकर यहाँ पर रनआउट के शिकार हो गए। उसके बाद दीपेंद्र सिंह आए, लोकेश बाम आए, मैं चल रहा था यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा, और फिर यहाँ पर आती है दीपेंद्र सिंह एरी की एंट्री। उन्होंने कमाल की इनिंग खेली है यहाँ पर, और जब तक वो क्रीज पर थे लग रहा था कि मैच 110% ये अपनी तरफ लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे तो 14 रन 41 रन बनाए हैं दीपेंद्र सिंह एरी ने, उसमें सिर्फ 14 रन बाउंड्रीज से आए, 2 चौके और 1 छक्का उन्होंने मारा है। बाकी उनकी जो रनिंग रही है उससे उन्होंने बहुत रन बटोरे हैं आज। अगर देखें हम 27 रन करें, बिल्कुल बिल्कुल जैसा कि मैं कहा, आप जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट हुई है। बिल्कुल, तो आप वेल डन दीपेंद्र। इसको आप देख सकते हैं, ये जबरदस्त एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट है कि जब बल्लेबाज को स्ट्राइक रेट अपना कैसे तेज करना होगा, कोई जोखिम लिए, ये जबरदस्त एग्जांपल है। क्योंकि आप नेपाल प्लेयर्स के पास, वो बैट्समैनों के पास वो एक रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत फास्ट है जी, उसका फायदा आप आराम से उठा सकते हैं। ये दीपेंद्र ने आज के इस इनिंग में कम से कम ये दिखाया। हाँ जरूर है कि सक्सेस नहीं कर पाए, ये जरूर है, ये एक मलाल तो रहेगा, वो एक अलग मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये इनिंग सक्सेसफुल इनिंग तो नहीं कही जाएगी, लेकिन साथी टीम के लिए, साथी मेंबरों के लिए ये एक छोटा सा ब्लूप्रिंट है, एग्जांपल जरूर है, इस पर कोई गौर नहीं करेगा मालूम है, लेकिन बहुत अच्छा एग्जांपल है। और अगर इससे कुछ सीखना तो बहुत पहले से चाहिए था, पूरा साल गुजर गया है, लेकिन इस इनिंग से अगर कुछ अकल है बल्लेबाजों में तो बहुत अच्छा सीख सकते हैं कि 41 रन में सिर्फ 14 रन उन्होंने बाउंड्रीज से मारे और 27 रन भाग कर लिए, और स्ट्राइक रेट देखिए 196। अब आप बताइए, जिन्होंने सिर्फ 2 चौके 1 छक्का मारा है उनको शिकायत होगी इसका स्ट्राइक रेट है। ये क्या तरीका है कि बिना चौके छक्के मारे भी आप रन बढ़ा सकते हैं, और आपके पास एक एडवांटेज है, वो है आप तेज भागते हैं, सारे प्लेयर तेज भागते हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स। ये हमने एशिया कप में देखा था, इस चीज की तारीफ की थी, विराट कोहली से पूछा भी था, तो ये समझने की बात बिल्कुल है, ये है तारीफ की बात, तो ये बहुत अच्छा एक नंबर है। लेकिन अब मैच पर आते हैं, तो इस वाले मैच में भी दीपेंद्र और बाकी साथी इसी पे आ रहा हूँ, एक ओवर में 8 रन चाहिए थे। यहाँ पर देखिए आरिफ शेख और कुशल मल्ला, आप पूरी तरह से हार का ठिकरा ठोक सकते हैं, और कॉन्सिक्वेंस नहीं थे। आसिफ और रोहित ने जो एक बिल्डअप करने की कोशिश की, आसिफ की बहुत स्लोएस्ट इनिंग रही, लेकिन उसके बाद जबरदस्त रिकवर किया, बहुत अच्छा, 11-12 तक पहुंच गया था रन रेट, वो लेकर आए 8.5 तक और 9 8.5 तक ले आए थे, वहां से रिकवर हो गई थी टीम। लेकिन लास्ट में कुशल मल्ला और आरिफ शेख क्या करने की कोशिश कर रहे थे, शॉट्स के लिए जा रहे हैं आप, जहां पर आपको पता है कि सामने एक अच्छा खासा सेटल बल्लेबाज है, मुझे सिर्फ सिंगल देकर दीपेंद्र को सामने लाना है, या क्या करने की कोशिश करते। कुशल मल्ला आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी यही करने की कोशिश की थी, नॉर्गिया पे आप इतना लंबा हिट करने के लिए चले गए, जबकि रिक्वायरमेंट को चाहिए ही नहीं, 150 की स्पीड थी, और जो उस बॉल पे आप बोल्ड हुए 149 की स्पीड थी। आप खेल लेंगे 149 की, कभी कभार तुक्के में लग गया तो लग गया, आपको बॉलर को भी रेस्पेक्ट देना है, आपको जरूरत ही नहीं थी वो साउथ अफ्रीका वाले मैच में, आपने उस दिन भी वो गड़बड़ की, आज फिर वो गड़बड़ कर दी। अरे दीपेंद्र अच्छे टच में थे, आपको सिर्फ सिग्नल देकर उन्हें स्ट्राइक देना था, लेकिन फिर उसके बाद आरिफ आए, उन्होंने भी वही किया, उनसे लगी नहीं रही है बॉल, बॉलिंग की बात आगे बाद में करेंगे, उनसे लगी नहीं रही है बॉल, फिर जाकर मामला ये बन गया कि एक बॉल पे 3 रन, यानी बाउंड्री तो चाहिए ही चाहिए। 3 रन ग्राउंड पे 3 रन हुए, 3 रन नेपाल ने इस मैच में भी लिए हैं, लेकिन लास्ट में फील्डर प्रेशर हो जाता है टाइम तक, लेकिन शॉट उन्होंने मारा, रिवर्स स्वीप ट्राई किया, लेकिन नहीं हो पाया। अनफॉर्चुनेटली दीपेंद्र सिंह इस मैच को भी फिनिश तो नहीं कर पाए, इस मैच को वो फिनिश नहीं कर पाए, ये भी उनके मैच विनिंग इनिंग में नहीं गिना जाएगा। अनफॉर्चुनेटली एक बॉल में 3 रन चाहिए थे, वो नहीं कर पाए इस बार भी, लेकिन इसका क्रेडिट जो है, इसका जो ब्लेम है वो कुशल मल्ला और आरिफ पे आपको ज्यादा डालना होगा, और ऊपर अगर किसी पर डालना है तो आसिफ शेख पे आप डाल सकते हैं, कुशल भुट्टल पे आप डाल सकते हैं, किसी भी तरह से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो इतना खराब शॉट खेलकर उन्होंने वेस्ट किया। एंड पाकिस्तान की बॉलिंग की मैं बात करना चाहूंगा, ड्यू भर कर था, बहुत दिक्कत हो रही थी, हर बॉल पर जो है रुमाल से पोंछे जा रहे थे, बहुत समर है, उसके बावजूद भी जो बॉलिंग खास करके मिड फेस में जो स्पिनर्स ने कराया, और जो फैसल अकरम ने लास्ट के 2 ओवर कराए हैं,
आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही है, तारीफ करनी होगी खास करके स्पिनर्स की। बिल्कुल बिल्कुल लाजवाब बॉलिंग कराई है, 5 भी वो निकाल चुके हैं इस टूर्नामेंट में। Well done, फैसल। बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, एयर में काफी रख रहे जी थे, हाँ, हवा में काफी स्लो और देर से बल्लेबाज तक पहुंच रही थी बॉल, ये बहुत बड़ी यही वजह हुआ रही है। कुशल और आरिफ के साथ, देर से बिल्कुल, पहुंची, बिल्कुल। जल्दी पहुंचती तो शायद छक्का ही गिर। बिल्कुल सही, बहुत फ्लाइटेड बॉल थी, हवा में काफी देर तक लहर रही थी वो जी बॉल, हाँ। और बल्लेबाज थे बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि ऑब्वियसली है वो नर्वस थे कि Nervous थे, छक्का pressure था। मारना है, चौका मारना है, तो इस पर थे, सारा बल्लेबाजों का ध्यान जो इसी पर था, छक्के चौके पर। जी हाँ। लेकिन उन्होंने बहुत अपना नर्व्स कंट्रोल किया, फैसल अकरम ने बहुत कमाल का ओवर डाला आखिरी के 2 ओवर, और उन्होंने जस्टिफाई भी किया कि क्यों आखिर उन्होंने 5 भी लिया था कुछ टाइम पहले ही, और अब फिर उन्होंने टीम के लिए, पाकिस्तान शाइन्स के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। बिल्कुल सही कहा। बाकी बॉलिंग फिगर आपने देखा, फैसल अकरम, पाकिस्तान शाइन्स को अगर ये टॉप एंड सीरीज जीतनी है तो फैसल अकरम को बॉलिंग से ऐसे ही टॉप परफॉर्मेंस करते रहना बिल्कुल, पड़ेगा, बिल्कुल। और क्योंकि आप सामने उनको और तरह की टीमों से जरूर, होगा सेमीफाइनल में, और बल्लेबाजों में तो खैर आप सबको पता ही है किस किस को करना है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, क्या कुछ कहें आप खुद ही बताइए, जो भी अभी तक वीडियो में बचे हुए हैं जी सुन हाँ। रहे हैं, कि 2024 T20 वर्ल्ड कप में आपने जो भी क्लोज मैच जीते उससे आप क्या सीखे, टीम वाले क्या सीखे, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक ओवर में 8 रन चाहिए, आप स्लॉग के लिए जा रहे हैं, जब रिक्वायरमेंट 12-13 का चाहिए तब आप सिंगल ले रहे हैं, डॉट खेल रहे हैं, ये गेम प्लान। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाइए, को फॉलो करें।